हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा चैप्टर किए थे। आज सेम चैप्टर, उसी चैप्टर के हम एमसीक्यूज को करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। इसमें हमने घटना चक्र को भी कवर किया है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं। घटना चक्र बहुत बल्कि हो जाती है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, तो हमने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया। इससे सेम क्वेश्चन आपको एक बार ही मिलेगा, बार बार रिपीट नहीं होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और इस सेशन को प्लीज आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें कि मीडियम का कोई इशू होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, मीडियम दोनों है, आप देख सकते हैं। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो उस मीडियम में पढ़िएगा, समझिएगा और सॉल्व करिए। कमेंट में आप आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी। ठीक है, आपको पता है 1934 में दो बातें थी। एक तो हमारी स्वराज पार्टी ने दिया था, स्वराज पार्टी प्लस एमएन रॉय जी। लेकिन यहां पर देखो एमएन रॉय दिया नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा, स्वराज पार्टी होगा। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन आपको मैं और क्लियर कर दूं कि अगर एज ए ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी की बात करें, एज ए ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी, तो स्वराज पार्टी ने पहली बार डिमांड की थी। एज ए इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, एज ए पर्सन और व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात करें, तो हमारे एमएन रॉय जी होंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी ने रांची कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोजल को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, एडल्ट सफरेज, और इन्होंने जब अपना प्रपोजल दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उसमें एक बात और कही थी कि एडल्ट सफरेज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग जाएं इलेक्ट होकर के, वो एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क मताधिकार बेस पे इसका इलेक्शन हो। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट डेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एमएन रॉय होगा। ठीक है, आपको इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने कंफर्म किया था। देखो 1934 में दोनों ने डिमांड की थी, दोनों लोगों ने अपना प्रपोजल रखा था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। एमएन रॉय जी थी, एज ए इंडिविजुअल एमएन रॉय थे, और एज ए स्वराज पार्टी, एज ए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे स्वराज पार्टी थी। ठीक है, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनियसली टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने एक आर्टिकल था ओनली वे में यह बात कही थी। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कंटिन्यू करते आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऑफिशियली जो एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का प्रपोजल, वो क्रिप्स मिशन पे ही किया गया था 1942 में। ठीक है, हालांकि वो अलग बात थी, कुछ कंडीशंस थी, और वो कंडीशन आपको पता ही, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे। विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ अ क्रिप्स मिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status। ठीक है, देखो एक चीज आपको कंफर्म कर दें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, वहां दो तरह से लोग आए थे। एक आए थे ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, दूसरे थे हमारे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आए थे वो कौन से, इलेक्टेड थे, और जो प्रिंसली स्टेट से आए थे वो नॉमिनेटेड थे। ठीक है, मैं दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं ताकि और समझ सकें आप। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों मीडियम में दे रखा है। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज से नॉमिनेट नहीं हुए थे भाई, ये तो इलेक्ट हुए थे, ये तो इलेक्टेड मेंबर थे। जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो इलेक्टेड। तो इनका इलेक्शन किसने किया था, प्रोविंशियल असेंबली ने किया था। ठीक है, विधानसभा के मेंबर्स ने इनको इलेक्ट करके भेजा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट किया था, नॉमिनेट नहीं किया था। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये सच है कि अगर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अपना इंडिपेंडेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी देख, हाँ 2 करेक्ट है। ठीक है, कृष्ण का प्रपोजल है, आप देख लेना। डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी इन्होंने। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना डिटेल में अपना। As per cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population। यानी कि जो constituent assembly में लोग आए थे, उसमें से जो कई सारे मेंबर्स थे, उनमें से जो 1 मेंबर आए थे, वो कितनी पॉपुलेशन से इलेक्ट होके आए थे, कितना पॉपुलेशन का रेशियो क्या था, पॉपुलेशन रेशियो क्या था।
ठीक है, तो रफली जो पॉपुलेशन रेशियो था 10 लाख था। ठीक है, 10 लाख में से एक हमारा मेंबर आया था, किसका मेंबर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन से एक मेंबर आए थे इलेक्ट होकर के। ठीक है, बी सही हो जाएगा। Who among the following persons were not a member of a cabinet mission? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आए थे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। तो कौन कौन से मेंबर थे? ये तीनों मेंबर्स थे, यानी कि पैथिक लॉरेंस थे, स्टैमफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये विलियम बूथ नहीं थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हुई थी किस प्लान के तहत, किस शेड्यूल के तहत हुई थी? तो वो दैट इज हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी हमारी, उसमें एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, एक वाइस प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते थे वो वाइस राय होते थे। कौन से वाइस राय? उस समय जो प्रेसिडेंट में वाइस राय होंगे वही उसके चेयरमैन होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, जवाहरलाल नेहरू। Who was the following was not a member of an interim national government formed in August 1946? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? नॉट, कौन नहीं थे? ये बहुत ध्यान देना है, यस या नो, नहीं है कि है, ये ध्यान देना। तो नहीं है। ठीक है, सिराज गोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये नहीं थे, जगजीवन राम तो थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, आप देख सकते हो वल्लभ भाई पटेल थे, राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में जिनको जो पोर्टफोलियो मिला था सारी डिटेल यहां पर मेंशन है, आप देख लेना। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन, पहले इंटरिम गवर्नमेंट कब अनाउंस की गई थी? तो पहले इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की गई थी 24 अगस्त 1946 में। सेशन में क्या है? अकॉर्डिंग टू द वावेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। इसका रीजन क्या होगा? वावेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एसेशन एकदम सही है, सही बात है। उन्होंने कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम के मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इक्वेट करने की। ठीक है, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं था, इंटेंशन इसका उनका ये नहीं था, कभी उनका इंटेंशन यूनिटी नहीं था। देखो आपको पता है कि उनका डिवाइड एंड रूल ही था, डिवाइड एंड रूल का इनका मेन प्रिंसिपल था, मेन सिद्धांत डिवाइड एंड रूल का था, फूट डालो और राज करो। तो ये तो कभी चाहेंगे नहीं कि पार्टीशन ना हो या फिर आपस में मिलजुल के रहें, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत होगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, वावेल प्लान है, डिटेल में आप पढ़ लेना इसको। Which of the following statements are correct regarding the Indian Constituent Assembly? पहला स्टेटमेंट है it was not based on the adult franchisee। एक बार फिर से मैं दोबारा थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स आए थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स थे वो कैसे होके आए थे? इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, इलेक्टेड थे, मतलब प्रिंसली स्टेट के इलेक्टेड नहीं थे। हालांकि प्रिंसली स्टेट वालों ने बाद में बाइकआउट कर दिया, वो पार्टिसिपेट किए ही नहीं थे। तो हम प्रिंसली स्टेट की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की। तो यहाँ पर इलेक्टेड लोग आए थे। इनको इलेक्ट कौन किया था? इनको इलेक्ट किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट असेंबली कह सकते हो आप, सिंपल सी बात है, स्टेट असेंबली के मेंबर्स ने। ठीक है, तो पहली बात तो डायरेक्ट इलेक्शन था ही नहीं इसमें, आम पब्लिक ने डायरेक्ट वोट ही नहीं किया था इनको। जैसे सपोज करो, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है? आम पब्लिक वोटिंग करती है? बिल्कुल नहीं करती। कौन करती है? एमपीज और एमएलए करते हैं। तो सेम वहां पर स्टेट असेंबली के मेंबर्स ने किया था, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने किया था, उनको वोट किया था। ठीक है, एक बात समझ में आ गई होगी कि आम पब्लिक ने वोटिंग नहीं की थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आने वाले, संविधान सभा में आने वाले सदस्यों के लिए। दूसरी बात, जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, विधानसभाओं के जो मेंबर्स थे, लोग थे, सदस्य थे, वो खुद, इलेक्शन तो हुआ था, उनको पब्लिक ने तो वोटिंग की थी, वहां डायरेक्ट तो था, लेकिन कंप्लीट यूनिवर्सल मतलब वोटिंग नहीं हुई थी। यानी कहने का मतलब सिलेक्टेड लोगों ने, लिमिटेड लोगों ने वोट दिया था, अबाउट 10% लोगों ने वोटिंग की थी। कैसे? क्यों? क्योंकि वहां पर कंडीशन थी कि या तो एजुकेटेड हो, पहले क्या हो, सिर्फ एजुकेटेड लोगों ने दिया था वोटिंग, क्योंकि सबको राइट टू वोट का अधिकार ही नहीं था, सब लोगों को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। तो कौन कौन लोग थे? एजुकेटेड पर्सन थे, दूसरा टैक्स पेयर थे। ठीक है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल सही बात है, एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस में था ही नहीं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, तो वयस्क मताधिकार में सब आ गए ना, जितने 18 से ऊपर हो गए। तो ऐसे लोग तो इलेक्ट ही नहीं किए थे, इनको तो ऑलरेडी जो चुने हुए स्टेट के असेंबली के लोग थे वही इलेक्ट किए थे, आम पब्लिक तो वोटिंग में थी नहीं यहाँ। इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन था ही नहीं भाई। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो एक मल्टी पार्टी बॉडी थी,
सर्वदलीय यानी बहुदलीय निकाय थी, कांग्रेस के लोग भी थे सब, अब इसके अलावा अलग अलग समुदाय के लोग थे, बहुत सारी पार्टियों के लोग थे, सबकी थी। तो नॉट तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट वर्क फॉर सेवरल कमिटीज, आपको पता बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, स्टेट कमेटी हो गया, प्रोविंशियल कमेटी हो गया, बहुत सारी कमेटीज थी, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये सेवरल कमेटीज के काम करी थी। कौन कौन सा? इसका फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट फोर्थ कहां पर है? पहला ही सही है। What are true about Constituent Assembly? संविधान सभा के बारे में क्या सच है? पहला स्टेटमेंट है Constituent Assembly फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग Constituent Assembly कब हुई थी हमारी? 9 दिसंबर 1946, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट नहीं थे, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। परमानेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, वो पार्टिसिपेट नहीं की थी क्योंकि कुछ डिमांड कर रही थी सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली, अपने लिए अलग से कंस्टिट्यूएंट संविधान सभा की डिमांड कर रही थी, यानी कि वो अलग देश की डिमांड करने लगे थे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कहीं पर है? बी। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, ये ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इनकरेक्ट जाना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है It worked with the help of a large number of committees, the most important among them being the drafting committee. ये बहुत सारी कमिटीज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज से मिलकर काम कर रही थी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, पहला तो सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए तो करेक्ट है पहला। सेकेंड है माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। सही बात, सबका प्रेजेंटेशन था, ठीक है, कम और ज्यादा अलग बात है, बट प्रेजेंटेशन सबका था, वहां रिप्रेजेंटेशन। सी इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अभी जस्ट इससे पहले एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर्स ही उनको इलेक्ट किए थे, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सही है क्योंकि ये गलत है, हमें इनकरेक्ट चाहिए था, ठीक है। बाकी आप चाहो तो डीपी पढ़ सकते हो, पढ़ लेते हैं चलो, क्योंकि इससे पहले जैसे मैं एक्सप्लेन किया था, सेम चीज एक्सप्लेन किया था, इसलिए पढ़ देता हूं इसको। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ एक्ट 1935 व्हिच अलाउड फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। मैंने कहा था ना बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइजी मिली थी, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। कौन कौन? बेस्ड ऑन टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, वही इकोनॉमिक ग्राउंड, एजुकेशनल ग्राउंड पे दिया गया था। मेंबर ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, पता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोगों ने इनको इलेक्ट किया था। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किसने चेयर की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहले यही बने थे, वो अलग बात है, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो डिप्टी चेयरमैन जिसे यानी कि क्या बोल सकते हैं आपको एक प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे एच.सी. मुखर्जी जी थे, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे, ठीक है। लेकिन नॉमिनेटेड, अगर नॉमिनेटेड की बात करते हैं तो हमारे कौन से ये कौन से नॉमिनेटेड थे, ठीक है, और टेम्परेरी भी थे। और ये कौन थे? एच.सी. मुखर्जी कौन थे? इलेक्टेड प्लस परमानेंट, ठीक है। तो यहां क्या पूछा? नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन फर्स्ट, ठीक है। तो पहले कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कब एस्टैब्लिश की गई थी? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी। इन व्हिच मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5th। क्या बोला? किस मीटिंग में? तो फर्स्ट सेशन के 5th मीटिंग में। क्या? फर्स्ट सेशन के 5th मीटिंग में। द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसका रेजोल्यूशन हुआ था। Who proposed the preamble before the drafting committee of a constitution? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू।
In relation to formation of a constitution of India, which of the following statement is are correct? देखो आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, किसके करेक्ट ऑप्शन देने हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एम, सही बात है, क्योंकि प्रियम्बल हमारा क्या था, प्रियम्बल वाज अ समरी ऑफ अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी समरी थी पूरी, प्रीफेस था काइंड ऑफ। थर्ड स्टेटमेंट है पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता ना बी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट यहीं से होता है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी स्टार्टिंग यहीं से होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बी मींस सारे पीपल्स आ गए। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, नहीं, हमारा हेड ऑफ द स्टेट की पीपल डायरेक्टली कहां इलेक्ट करता है, फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ कहां पर है, ये गलत ये गलत, और ये दोनों सही हैं तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मैच लिस्ट एक्स एंड लिस्ट वाई, ठीक है, आपस में इनको मैच करना है और फिर बताना कहां पे क्या होगा। वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप जैसे बताया था आपको कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कौन थे, कांग्रेस से जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे के.एम. मुंशी थे। चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। देख लो पहले फर्स्ट का ए का फोर्थ कहां पर है, ये है, तो पहला ही सही हो गया, तो फिर ये मतलब एक से पहले भी मैच हो गया, बी सही हो गया। अब यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये कमेटीज के मेंबर या चेयरमैन की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट में कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, फिर बचा क्या हमारे पास, फंडामेंटल राइट सरदार पटेल, हो गया। ए का फोर्थ कहां पर है, ठीक है, बी का 3, बी का 3, सी का 2, ठीक है, ये भी बी सही होगा। फिर आ गई लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, इनको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़े थे तो मैं हिंदी में नहीं लिखा, फिर भी आपको मैं हिंदी में बता देता हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, प्रांतीय संविधान सभा कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। दूसरा चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कमेटी के हमारे अध्यक्ष कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सलाहकार तो पता है बी.एन. राव थे। चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, प्रांतीय संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे कमेटी के, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के एकदम परफेक्ट मैच है। नेशनल फ्लैग कमेटी, ये थोड़ा सा रेयरली पूछते हैं, कहीं जनरली आपके नजरों में नहीं आता, तो इसको ध्यान रखना। नेशनल फ्लैग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका सी सही हो जाएगा। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल सेशन कितने हुए थे, टोटल 12 हुए थे, लेकिन इसमें 11+1, 11 हमारा कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, पर लास्ट में कौन सिग्नेचर करने के लिए फिर दोबारा एक सेशन हुआ था, ठीक है, टोटल 12 हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। Who among the following were the member of a drafting committee of a constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर्स थे, एन गोपाला स्वामी थे, यस थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे। सरदार पटेल ये भी नहीं थे। तो कौन कौन सही है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड कहां पर है, फर्स्ट और थर्ड। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे, यानी 7 लोग थे, 7 6 मेंबर और एक चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, तो सबको पता है आपको। बाकी देखो मेंबर्स है, थोड़ा 2 चीजें यहां पर है, एन माधव राव जी थे, ये क्या किसको रिप्लेस करके आए थे, बी.एल. मित्तर को, जो बी.एल. मित्तर थे इनको रिप्लेस करके हमारे एन माधव राव जी आए थे। और टी.टी. कृष्णामाचारी जी किसको रिप्लेस किए थे, डी.पी. खतान जी को, क्योंकि इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी, तो फिर इनकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया था, टी.टी. कृष्णामाचारी जी को कर दिया गया था रिप्लेस, ठीक है। बाकी आप नेम सारे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारे बी.एन. राव जी थे, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट ड्राफ्ट बी.एन. राव जी ने प्रिपेयर किया था। जो पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उसमें ओरिजिनली क्या क्या थे, 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थे, जो बी.एन. राव ने पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 में पूरा हो चुका था। हालांकि इंप्लीमेंटेशन इसको हमने किया था 26 जनवरी 1950 में किया था, ठीक है। बाकी डिटेल आप देख लेना। January 26 was selected as a date for the inauguration of a constitution because 26 जनवरी 1985 क्यों चुना गया था, हमारे संविधान के उद्घाटन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। कांग्रेस हैज ऑब्जर्व इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। कांग्रेस 1930 में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसको किया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। चलिए मूव करते आगे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। ठीक है, पहले से बाद तक आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? इन 1947 में हुआ था। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड 1949 में अडॉप्ट किया गया था। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हुआ था। पता 26/1950 को इंप्लीमेंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट में 1946 में मिली थी। देख लो पहला कौन सा है, पहले ये आएगा फर्स्ट, फिर 1946 का 7 आएगा सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका? ये ए होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। फोर्थ फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड। बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। देखो बी आर अंबेडकर जी की अगर बात करें कि कहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन करके आए थे, तो हमारी ये दो कंडीशन यहां पर। पहली, ये बंगाल से आए थे पहले, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए थे। कौन सी? पुणे की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। लेकिन बंगाल में कहां से? ईस्ट बंगाल से थे। और आपको पता है कि जैसे भी इंडिया का पार्टीशन वाली कंडीशन आ गई, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से, सेपरेट नेशन की डिमांड करने लग गए। तो ईस्ट बंगाल क्या था? वही जो बाद में पाकिस्तान बन गया था, वही जो बाद में बांग्लादेश बन गया है 1971 में, इसको फर्दर डिवाइड करके। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पार्ट तो चला गया इंडिया से। तो इसको हम फाइनली क्या बोलेंगे? जो रियल में एक्चुअली बाद में बने रहे कंट्री, वो बॉम्बे से थे। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। The national flag of India was adopted during the fourth session of a Constituent Assembly on 22nd July 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। एकदम सही बात है, करेक्ट है। ठीक है। The Constituent Assembly accepted the जन गण मन as a national anthem on 24 जनवरी 1950। ये भी सही है, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। स्टेट एम्बल, यानी कि स्टेट एम्बल क्या है? अशोका पिलर वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। करेक्ट ऑप्शन सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द डिजाइन ऑफ अ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। सही बात है। द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स। राष्ट्रीय ध्वज चक्र में 21 तिल्लियां कहां भाई? 24 होती हैं। ये तो बच्चा जानता है, गलत हो गया। The ratio of width of a national flag in its length, यानी कि चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 3.4 था। ये गलत है, ये 2:3 था। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है, बी। इसमें स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ अ कंट्री। भारत के संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रीजन क्या है? इट इज नोन आर कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अपनाया हुआ संविधान कहा जाता है। क्या सही है? देखो स्टेटमेंट तो एकदम सही है। जो हमारा संविधान बनाया गया है, इस हिसाब से बनाया गया था, इन सब चीजों को नजर रख के बनाया गया था कि सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, सारी संविधाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। ठीक है, क्या इसलिए पूर्ति कर रहा है कि केवल हम बाहर से अडॉप्ट कर लिए? ऐसा तो नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, पर इसका रीजन नहीं है। ए एंड आर, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या नहीं करते, यानी कि इसका बी सही होगा। डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। किसने कहा था भैया कि 15 साल तक अभी एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार सिस्टम न रखा जाए, कंटिन्यू ना किया जाए? हालांकि तो गलत बात है, जो भी एक है। मौलाना आजाद जी ने कहा था सी। ठीक है, हालांकि जो राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये एकदम इस बात से एग्री नहीं थे। इन्होंने कहा था नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइजी होना ही चाहिए। ये सपोर्ट में थे और ये अपोज में थे, ये नहीं चाह रहे थे। ठीक है, एनीवे इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। Who among us the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको डिसबैंडल कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, राजनीतिक पार्टी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। हु सेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा था ऐसा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। How many women members were there in the Indian Constituent Assembly? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 15 ए। ये सारे नेम्स हैं, आप देख सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।